What is GDP? GDP means gross domestic product. GDP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। एक नंबर के क्वेश्चन में अक्सर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। It is the value of total production of all final goods and services in an economy in a particular year. ये क्या है? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जोड़ है जो किसी भी देश में एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुई है, उत्पादित हुई है। उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जोड़ को हम क्या कह रहे हैं? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन इंडिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी of measuring the GDP is undertaken by a central government ministry. This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and Indian Union territories, collects information and data relating to the total volume of goods and services and their prices, and then estimates the GDP of India. भारत में जीडीपी मेजर करने की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसकी है। अब ये केंद्र सरकार का मंत्रालय क्या करेगा कि भाई वो सभी राज्यों से, सभी यूनियन टेरिटरीज से उनके वहां पर उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं और उनके प्राइसेस की जानकारी से संबंधित डाटा इकट्ठा करेगा और उसके बाद वो देश की जीडीपी एस्टिमेट करेगा। उसके बाद वो देश की जो जीडीपी है उसको निकाल लेगा। क्लियर? यहां पर एक जो चीज हमने समझनी है बेटा, मेन, What are the final goods and services? जो अंतिम वस्तुएं हैं, अंतिम सेवाएं हैं, वे क्या है? ठीक है ना क्वेश्चन? अब हमारे दिमाग में एक ही उठना चाहिए, What is the final goods and services? हम किसको मानेंगे कि अंतिम वस्तुएं ये होगी? वस्तुएं बहुत सारी उत्पादित हुई, एक हाथ से, एक व्यक्ति से होते हुए बहुत सारे व्यक्तियों तक पहुंचती है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये अंतिम वस्तु होगी? Only the final value of a product or service is taken into account to avoid double counting. For example, suppose a farmer sells wheat to a flour mill for rate 8 rupees. कि भाई एक एग्जाम्पल हम बताते हैं इसके लिए कि फाइनल गुड्स या सर्विसेज क्या होगी। कि मैं एक किसान हूं, मैंने अपना जो आटा था, जो गेहूं था, वो बेच दिया 8 रुपए किलो के हिसाब से एक आटा मिल को। द मिल ग्रिंड्स इट एंड सेल इट टू ए बेकर फॉर 10 रुपीज। अब उस मिल ने क्या किया? उस आटे को बेच दिया किसी बेकर को 10 रुपए में। And then baker, after converting it into a bread, sells to a consumer for ₹20. अब उस बेकर ने उस आटे से ब्रेड बनाई और उस ब्रेड को कंज्यूमर को 20 रुपए में बेच दिया। यानी कि स्टार्टिंग कहां से हुई? उस गुड्स की सर्विसेज से स्टार्टिंग हुई फार्मर से। फार्मर ने बेची फ्लोर मिल को 8 रुपए किलो। उसके बाद फ्लोर मिल ने बेची बेकर को 10 रुपीज किलो। उसके बाद उस बेकर ने ब्रेड बनाई उसी आटे से, उसी गेहूं से, और वो कंज्यूमर को 20 रुपए किलो बेच। Here the final product is bread. So ₹20 should be added, not 8 plus 10 plus 20 equal to 38. यानी कि यहाँ पे जो अंतिम वस्तु वो क्या हुई? ब्रेड अंतिम वस्तु हुई, क्योंकि ब्रेड से आगे वो बिक नहीं रही, ब्रेड से आगे उसमें कुछ बनाया नहीं जा रहा। एक किसान ने गेहूं पैदा किया, गेहूं को बेच दिया आटा चक्की को,
उसने चक्की वाले ने वो बेकर को बेच दिया अलग रेट पर, किसान से 8 रुपये खरीदा, बेच दिया 10 रुपये। अब वो चली गई बेकर के पास जहां पर उसने ब्रेड बनाया उससे, और ब्रेड को कस्टमर को 20 रुपये किलो बेच दिया। अपनी जो मशीनरी थी, मैन फोर्स थी, या अपना जो बेनिफिट था, वो सारा उसमें ऐड करके उसने लास्ट में उसको सेल कितने प्राइस पे किया? 20 रुपये। तो फाइनल गुड्स हमारे पास वो व्हीट जब वो फ्लोर नहीं हुआ, हमारे पास फाइनल गुड्स कौन सी हुई? ब्रेड। तो ब्रेड काउंट की जाएगी, ब्रेड की जो प्राइस है वो काउंट की जाएगी, ना कि गेहूं और उस ट्रेडर्स ने फ्लोर जो राइस बनाने वाला था उसने जो बेचा है उससे काउंट नहीं होगी, बल्कि हम यहाँ पे काउंट क्या करेंगे? फाइनल गुड्स ब्रेड को मानकर ब्रेड के प्राइस की काउंटिंग होगी, ना कि वो अलग अलग रेटों की। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? व्हाट इज द जीडीपी एंड हाउ वी एस्टिमेट आवर जीडीपी। सेकेंड इसमें एक एग्जाम्पल और है, टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। एक वो अंतिम वस्तुएं हैं और दूसरी वे माध्यमिक वस्तुएं हैं। एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब एक है प्रोड्यूसर, एक है इंटरमीडिएट, और एक उससे फाइनल आउटपुट हम निकाल लें कि मान लो एक किसान से एक कंपनी ने गेहूं खरीद लिया, जो आटा बनाने वाली कंपनी है उसने गेहूं खरीदा 60 रुपए किलो। अब वो चला गया उस प्रोड्यूसर के पास, उस मिल मालिक के पास, जहां पर उसने उस गेहूं से आटा बनाया। आटा बनाने में उसकी जो मशीनरी का खर्च था, उसकी जो मैन फोर्स का खर्च था, और उसका प्लस में बेनिफिट, ये सारी उसने ऐड कर दी 40 रुपीज। 60 प्लस 40 यानी कि 100 रुपीज। अब उसने उस सामान की जो कीमत रखी वो 100 रुपीज रखी। तो हम यहाँ पे 60-40 को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, हम फाइनल जो गुड्स है जो कंज्यूमर होने के लिए गई है कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास, हम उसको फाइनल गुड्स मान के वो जो प्राइस है वहां से कैलकुलेट करेंगे अपनी जो जीडीपी है उसको। क्लियर बेटा? इसी तरह हम जो अपने पहले हमने 3 जो सेक्टर किए थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, वहां पे अगर हम एक बार ऑब्जर्वेशन डाल लें तो जो अपनी इंडियन जीडीपी थी उसमें जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर का। एग्रीकल्चर सेक्टर शेयर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन जीडीपी आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद जो कृषि क्षेत्र था, जो खेती की गतिविधियां थी, एग्रीकल्चर जो सेक्टर था, वो भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करता था। उसके बाद नंबर आता था इंडस्ट्रीज का, सेकेंडरी सेक्टर का, वो इंडियन जो जीडीपी थी उसमें शेयर ज्यादा करता था। उसके बाद आता था नंबर सर्विस सेक्टर का, टेरिटरी सेक्टर का, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे हाईएस्ट शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बाद इंडस्ट्री और फिर बाद में सर्विस सेक्टर। तो इस तरह आजादी के बाद भारत का जो जीडीपी थी वो इस तरह चल रही थी। लेकिन अगर हम थोड़े से समय के बाद देखें वो क्या हो गया, अगर हम यहां पर देखें 1973 और 74 में हाईएस्ट यहां पर आता है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का। उसके बाद नंबर आ जाता है सर्विस सेक्टर का, और फिर आता इंडस्ट्रीज का, सेकेंडरी सेक्टर का। यानी कि यहां पे जो इंडस्ट्री सेक्टर थी वो थोड़ा पिछड़ गई और आगे आया सर्विस सेक्टर। उसके बाद अगर हम देखें इसी डाटा में 2013 और 14 का जो डाटा है
वो क्या शो कर रहा है? सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन आवर जीडीपी। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन आवर जीडीपी। उसके बाद इंडस्ट्रीज और धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर फार्मिंग सेक्टर था, जो 1973-4 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा था जीडीपी में, वो थोड़ा थोड़ा बैकवर्ड होने लगा, यहां पर आकर पिछड़ने लगा। क्लियर? यानी कि फिलहाल अगर हम एट प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सर्विस सेक्टर शेयर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन आवर इंडियन जीडीपी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो एक मिनट कि भाई जो ये सर्विस सेक्टर था, टेरिटरी सेक्टर था, वो एकदम से इतना ज्यादा आगे क्यों बढ़ रहा था? जो टेरिटरी सेक्टर था वो जो इतना विकास करता जा रहा था, उसके रीजन क्या थे? व्हाई द सर्विस सेक्टर बिकमिंग सो इंपोर्टेंट इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर? कि भाई एकदम से जो इसने अपनी ग्रोथ रेट पकड़ी है, उसके कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे, जिन कारणों से जो सर्विस सेक्टर था वो हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। हम उसमें अगर कहें ओवर 30 ईयर्स प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर हैज इंक्रीज द मोस्ट एंड इट हैज emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector due to the following reasons। अगर हम ये कहें कि भाई आज एग्रीकल्चर सेक्टर को पछाड़ दिया है सर्विस सेक्टर ने, इंडियन जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, उसके बहुत सारे कारण है। फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन हम देते हैं बेसिक सर्विसेज का। इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड। These can be considered as basic services. In a developing country, the government has to meet the responsibility for the provision of these services. कोई भी देश हो, कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे जो बेसिक फैसिलिटीज में काउंटिंग होती है वो है हेल्थ की, बैंकिंग की, एजुकेशन की, सैनिटेशन सिस्टम की, ट्रांसपोर्टेशन की, डिफेंस की। और ये सारी की सारी जो सर्विसेज है, एक तो इनको जनता तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारा पब्लिक सेक्टर लेता है, गवर्नमेंट लेती है। दूसरी चीज कि भाई ये जितने भी सर्विसेज है, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स की, सैनिटेशन सिस्टम की, ट्रांसपोर्टेशन की, ये सारी की सारी सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करता है। ऑल दीज सर्विसेज are provided by the service or territory sector to the country, to the people। ये जितनी भी सर्विसेज है, ये सारी सर्विस सेक्टर ही तो मुहैया करा रहा है। आज हम कम्युनिकेशन के बिना नहीं रह सकते, कम्युनिकेशन सर्विसेज सर्विस सेक्टर ही प्रोवाइड करा रहा है। आज हम बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्कूल, रोड, इन सब के बिना नहीं रह सकते। और ये सारी की सारी जो सर्विसेज है हमें वो टेरिटरी और वो सर्विस सेक्टर ही मुहैया करा रहे हैं। सेकंड हम देखते हैं, बोलो बेटा। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, communication, trade, etc. All these are under the territory sector। जो तू बता रही थी अभी बेटा कि भाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसी का रिजल्ट निकला कि भाई जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर था वो ज्यादा डिपेंड होता चला गया सर्विस और टेरिटरी सेक्टर पर। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि भाई जो सर्विस और टेरिटरी सेक्टर था वो बहुत ज्यादा डेवलप कर गया।
थर्ड हम लेते हैं मोर इनकम मोर सर्विसेज। द पर कैपिटा इनकम इन आवर कंट्री इज राइजिंग। एज द इनकम लेवल राइजेज, पीपल डिमांड मोर सर्विसेज लाइक टूरिज्म, शॉपिंग सेंटर, स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर, बैंक एक्सेट्रा। कि वह आज जैसे हमारी इनकम में इजाफा हुआ है, इनकम में इजाफा हुआ तो हमने क्या करना स्टार्ट किया, हमने और ज्यादा जो सर्विसेज थी उनकी डिमांड की। हमारी जो सर्विसेज की डिमांड थी उसमें वृद्धि हुई। टूरिज्म की, हम दूसरे देशों में घूमने फिरने जाते हैं, अपने देश की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उनके टूर पिकनिक करते हैं, वहां पर हमारे को गाइड मिलते हैं, ठीक है, वो हमारे को सर्विस देते हैं, हमारे को जानकारी देते हैं। इसी तरह शॉपिंग सेंटर्स की है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करने की बात हो, ऑनलाइन नेटवर्किंग की बात हो, पेमेंट की बात हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की सेंटर्स की बात हो, ये सारे हमारे को प्रोवाइड कौन करा रहा है? क्योंकि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी है, हमारे जो शौक थे, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी बढ़ी, और इस रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई को हमारे को मुहैया कराया सर्विस और टेरिटरी सेक्टर ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं न्यू सर्विसेज विद मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। So new services based on information and communication technology have become important and essential to the production of these services has been rising rapidly। क्योंकि आज हमें नई नई सर्विसेज की जरूरत है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सूचना लेने के लिए, संचार व्यवस्था के लिए, और ये सारी की सारी सर्विसेज हमें जो सर्विस सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है, वो मुहैया करा रहा है। ठीक, क्लियर? Due to technological advancement, telecom services and internet-based services have rising, which come under service sector. These services have resulted in rise in territory sector in the country। कि भाई जैसे ही टेक्नोलॉजी का विकास हुआ देश में, जो टेलीकॉम सर्विसेज थी, इंटरनेट से चलने वाले, उनमें बेतहाशा वृद्धि हुई, जो कि सर्विस सेक्टर के अंडर आती थी। उसी का परिणाम है कि भी जो सर्विस सेक्टर लगातार आज आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि इन सब कारणों से कि जो आज ये सेक्टर्स है इतने ज्यादा डेवलप हो रहा है। क्लियर? उसके बाद दूसरी चीज कि हम ये भी देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर आज बैकवर्ड बना हुआ है, जो इतना ज्यादा लैक कर रहा है, उसके कारण क्या है? उसका जो मुख्य कारण है ना एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड होने का, हम उसमें लेते हैं एक तो डिस्गाइज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का, और दूसरा हम लेते हैं ट्रेडिशनल टूल्स एंड इनपुट्स का। जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? A situation where people are visibly employed but they are actually unemployed. Withdrawal of these workers from the jobs will not reduce the total production. Very common in agriculture और family business। कि भाई एक ऐसी कंडीशन है जहां पे व्यक्ति काम तो कर रहा है, लेकिन वास्तव में अगर उसको हटा दिया जाए उस काम से, तो उस काम की नेचर पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लो मेरे पास खेत है, मेरा जो पूरा परिवार है उसमें 8 मेंबर है, हम 8 मेंबर मिलकर अपनी जो खेती बाड़ी है, फार्मिंग एक्टिविटीज है, वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस काम को सिर्फ 5 व्यक्ति भी कर सकते हैं। जहां पे हम 8 व्यक्ति लगे हुए हैं, उस काम को 5 व्यक्ति भी कर सकते हैं मेरी फैमिली के। अगर ये जो बाकी के 3 है, ये क्या हो गए? एक्स्ट्रा वर्कर। These 3 are the extra workers which engage in the farming activities। अगर मैं इन 3 को हटा दूं, विड्रॉ कर दूं उस एक्टिविटी से, उस काम से, तो भाई जॉब की नेचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, काम फिर भी होगा, अच्छे तरीके से होगा। वो 3 तो बेवजह थे,
मान लो जैसे मेरे मदर फादर है, उनको मैं खेत में कभी कभार ले जाता हूं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ले गया, थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा उन्होंने काम किया और वापिस आ गए। जबकि 5 मेंबर मेरे वहां पे काम ऑलरेडी करते रहते हैं। तो इस तरह जो 3 मेंबर है उसके काम का कोई तो इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, उनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इस हालात में हम इसको क्या कहते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो छिपी बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देगी। उनके पास काम है करने को, लेकिन उस काम से उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा और ना ही उस काम की नेचर पर असर पड़ेगा अगर हम उनको हटा दें। इससे अच्छा तो क्या होगा कि भाई वो कहीं और अपना काम स्टार्ट करके रोजगार पाकर अपनी अर्निंग कमाए। ठीक है, ये बेटर है।